तो एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोजे ने हिजू को किडनैप कर लिया था तो वह हिजू की एक फोटो खींचकर किडनैपर को मिलने बुलाता है और हिजू के फोन को भी ऑन कर देता है क्योंकि वो जानता था कि हिजू का फोन ट्रैक करके साउंड भी यहाँ आ जाएगा। तो किडनैपर जगह पे पहुंच जाता है और मास्टर को ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं दोजे उसके पीछे से आता है, हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए। किडनैपर पीछे मुड़कर कहता है कि तो तुम हो मास्टर, क्योंकि दोज ने कभी अपना चेहरा इसके सामने रिवील नहीं किया था। पर हिजू कहाँ है? क्या तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया? जो सुन दोजे गुस्से में कहता है, झूठ तो तुमने मुझसे कहा है। ये बोलकर खींचकर एक बैट मारता है उसके सर पे। तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब मिस्टर जंग ने प्रेसिडेंशियल ऑफिस कॉल किया था और मिस्टर कान से साउंड को एक मैसेज देने के लिए कहा था, तब उसने मिस्टर कान के नोट से मिस्टर सन का एड्रेस निकाल लिया था। साउंड के पहुंचने से थोड़ा पहले ही वहां पहुंच गया था। तो अंदर उसने मिस्टर जंग और किडनैपर को बहस करते हुए देखा। मिस्टर जंग किडनैपर से साउंड को हट करने से मना करता है, कहता है मैं जानता हूँ तुम ही साउंड के पीछे हो, उसे अकेला छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मारना चाहा तो तुम साउंड से क्यों बदला लेना चाहते हो? जी सुन किडनैप गुस्से में मिस्टर जंग का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इस नकली साउंड ने 20 सालों से मेरी जिंदगी जी है, वो मेरी जगह पे मेरे नाम पे रह रहा है, इसलिए मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आना। ये बोलकर उनका सर फोड़ देता है और घर में आग लगाकर चला गया। इस तरह से दोजे को तभी पता चल गया था कि उसके भाई को मारने वाला सावन ये किडनैपर ही है। किडनैपर हंसते हुए कहता है कि तो तुमने मुझे पकड़ लिया, तो इसी वजह से तुमने हिजू को किडनैप किया मुझे बाहर लाने के लिए, तो तुझे उसे मारना चाहता है। लेकिन किडनैपर उस पर भारी पड़ जाता है, वो इसे पागलों की तरह पीटने लगता है क्योंकि उसकी साइको वाली आदत तो थी ही, देन पानी में डुबा डुबा कर भी उसे मारने लगता है, जहां उसे दोजे का आईडी मिलता है। इससे वो समझ जाता है कि दोजे साउंड के ऑफिस में ही काम करता है। कुछ देर बाद साउंड यहाँ पहुंचता है तो हिजू को ढूंढने लगता है। तभी वो लेक के अंदर एक बोट के ऊपर काले बैग को देखता है तो वो भागकर अंदर आता है, पर उस बैग के अंदर था दोजे, जो उसे कहता है कि वो यही है। तभी उसे पीछे से कार की आवाज आती है, ने पर दोजे की कार लेकर जा रहा था, जो देख साउंड भागकर बाहर आता। जब तक हिजू को भी होश आ गया था तो वो किडनैपर के बाल खींचने लगती है, इससे किडनैपर का बैलेंस बिगड़ जाता है। मौका देकर हिजू कार से निकल जाती है और साउंड के पास आती है। तभी किडनैपर स्पीड से कार को पीछे लाता है, पर साउंड हिजू को लेकर साइड में कूद जाता है। फिर उठकर किडनैपर को बाहर निकलता है, उसे पीटने लगता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या ये नाम, या तुम्हारी जगह तुम चाहो तो ये सब ले लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। किडनैपर कहता है क्या हिजू को भी मुझे दे दोगे? साउंड खींच के उसे एक फटका लगाता है तो किडनैपर चाकू निकाल कर उस पर अटैक करने लगता है। उसे मार नहीं जा रहा था, तभी उसके सामने दोजे आ जाता है, जिससे दोजे को चाकू लग जाता है। तो वो किडनैपर यहाँ से भाग जाता है। साउंड दोजे की ब्लीडिंग रोकने लगता है और हिजू एम्बुलेंस पुलिस को कॉल करती है। दोजे उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो इतने सालों से साउंड को अपने भाई का कातिल समझ रहा था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने साउंड के ऑफिस ज्वाइन किया। बाहर से हिजू को धक्का देने वाला भी यही था, इसलिए उन्हें सॉरी कहता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और दोजे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर साउंड की मां मिस्टर बेक से अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहती है। मिस्टर बक उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि उस मंस्टर को क्यों ढूंढना चाहती हो, पर इन पे तो माँ का ममता जगा हुआ था। तो मिस्टर बेक उन्हें कहते हैं कि क्या तुम उसे ढूंढकर दुनिया के सामने उसे अपना बेटा कहकर एक्सेप्ट कर पाओगी, या जो कांड उसने किए हैं अगर वो बाहर आ गए तो सोचा है क्या होगा, इसीलिए उसे भूल जाओ, वो बस एक मंस्टर है जिसे हमने पैदा किया है। तो साउंड की मम कहती है पता है ना ही तुम ना ही तुम्हारा बेटा, कोई भी तुम्हारी बाप चेयरमैन जानवरों की तरह नहीं बन पाया। देन वो साउंड की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहती कि कोई और है जो तुम्हारे बाप पे गया है। तो यहाँ रिवील होता है कि मेल लीड साउंड असल में चेयरमैन बेक जंगो का अपना बेटा है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन साउंड की माँ ये जानती थी। इस बारे में साउंड की माँ कैसे जानती थी ये हमें आगे पता चलेगा। तो बात अब पुलिस तक पहुँच जाती है। किडनैपर का साथी यानी दोजे को पुलिस अरेस्ट करती है। किडनैपर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। पुलिस ने दोजे के सारे कंप्यूटर्स को चेक कर लिया था, जो कि सारे हैकिंग वगैरह में यूज हुए थे। जो कि फोन और कार को हैक किया था दोजे नहीं, जिससे वो इन्हें ट्रैक किया करता था। तो दोजे यहाँ बताता है कि उसने कैसे ये प्लानिंग शुरू की थी। तो उस मिशन में जाने के बाद उसका जुड़वा भाई कभी बाहर नहीं निकला था, क्योंकि किडनैपर ने तो उसे मार दिया था। कुछ साल बाद जब उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया तब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इससे उसे पता चला था कि उस मेंशन में बेक फैमिली आया करती थी, यानी वो मास्क वाला बच्चा बेक फैमिली से था। तो फिर इसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई वगैरह कंप्लीट की, फिर बेक साउंड के बारे में पता लगाया और फिर साउंड से बदला लेने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑफिस ज्वाइन किया। एक साल पहले उसने किडनैपर को पहली बार प्रेसिडेंशियल ऑफिस के बाहर देखा, जिसको गार्ड्स बाहर निकाल रहे थे। तो बाहर से वो चिल्ला कर कहता कि बेक साउंड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगा। तब दोजे ने पहली बार किसी को देखा जो साउंड से उसके जितना ही नफरत करता था। उसे देखकर दोजे को लगा कि शायद किडनैपर भी उसकी तरह एक विक्टिम होगा जिसके साथ साउंड ने कुछ बुरा किया होगा, इसलिए उसने किडनैपर की नफरत को यूज करने का सोचा। कुछ दिन उसे फॉलो किया ये देखने के लिए कि उन दोनों का गोल सेम है या नहीं। इसी तरह एक दिन उसने उस किडनैपर को उस मिशन की ओर जाते हुए देखा जहां दोजे का भाई जाकर गायब हुआ था। इसे जी को शोरिया मिली कि ये किडनैपर भी उसकी तरह एक विक्टिम है। तो उसने किडनैपर का नंबर निकाला और उसे मैसेज करना शुरू किया।
किया तो उससे पूछा कि तुम बेक साउंड से बदला क्यों लेना चाहते हो। इस पे किडनैप ने उसे झूठ बोला था कि वो उस लेक के पास रहता था जहाँ चेयरमैन बेक जंग हो उन बच्चों के लाशों को ठिकाने लगाने लाता था जिन्हें उसके ग्रैंडसन ने मारा था। एक दिन किडनैपर ने उसके ग्रैंडसन का चेहरा देख लिया। बेक जानगू ने उसे मारने की कोशिश की जिससे उसकी फिजिकल कंडीशन खराब हो गई, इसलिए वो साउंड से बदला लेना चाहता था, ऐसा किडनैपर ने दोजे को कहा था। इसको तब दोजे ने सच मान लिया था, इसीलिए उसने किडनैपर को अपने प्लान में शामिल किया। दोजे ने साउंड को फॉलो करके हिजू की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता कर लिया था, इसीलिए वो जानता था कि साउंड की वाइफ हिजू है। तो इस तरह किडनैपर के साथ मिलकर उसने ये सब कुछ किया। तो जहाँ पे बच्चों को दफनाया गया था वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। इधर अब सांगू यूरी को सब कुछ बता देता है उस किडनैपर, मिसिंग बच्चे और साउंड के बारे में। तभी उसे साउंड कॉल करता है और पुलिस स्टेशन जाने बोलता है और फनी इसके बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सुन सांगू बहुत सैड होता है तो यूरी उसे अपने साथ ले जाती है। तो हर लाश के पास से कुछ चीजें डिकम्पोज नहीं हुई थी, जिन चीजों को देखकर सांगू पहचान लेता है कि वो 3 जन तो उसके बचपन के दोस्त थे, जिसे वह अपने दोस्तों की फोटोज को देखकर काफी दुखी बैठा होता है। तभी यूरी आकर उसका हौसला 3 उसे चेयर अप करती है तो सांगू उसे थैंक यू कहता है उसके दोस्तों के लिए इतना मेहनत करने के लिए और हमेशा उसके बुरे मूड को ठीक करने के लिए। इधर ही जीना को दोजे किडनैपर और साउंड की सारी सच्चाई बताती है। जोसन उसे अपने बचपन का एक और इंसिडेंट याद आता है जब वो बहुत छोटी थी। एक दिन उसने अपने भाई को रोता हुआ देखा जिसके पास एक उसके एज का ही लड़का था जो इना को आते हुए देखते ही भाग गया था। इना कहती है मैंने जब साउंड को पहली बार देखा तब वो बहुत ही लंबा था, इसलिए मुझे तब नहीं लगा कि वो भागने वाला बच्चा सावन होगा। जजू कहती है शायद जिसे तुमने देखा था वो असली साउंड था। इना कहती है असली साउंड को देखने के कुछ दिन बाद ही हमारा कार एक्सीडेंट हुआ था, कहीं हमारे भाई ने उस असली साउंड का चेहरा देख लिया था जिसे बेक फैमिली सबसे छुपा रही थी। तभी हिजू की मॉम यहाँ आ जाती है जो आकर हिजू को ही सुना रही थी क्योंकि उन्हें तो अब पता था कि सावन बेक यंग का अपना बेटा नहीं है, इसलिए वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारी शादी उसे उनका फैमिली में ही करा देनी चाहिए थी। जो सुना हिजू चुप नहीं रहती। एन कहती है मुझे रिग्रेट है कि मैंने आपसे प्यार किया और मुझे अब समझ आ गया कि वो प्यार नहीं था। मुझे लगा था कि अगर मैंने आपकी बात मानी तो एक ना एक दिन मुझे आपका प्यार और केयर मिलेगा, पर अब जब मुझे सच में प्यार हुआ तो मुझे समझ आया असली प्यार क्या होता है, क्योंकि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। पर हिजू की माँ तो फिर से उसे ही ब्लेम करने लगती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, पर हिजू इस बार उन्हें चुप करा देती है और कह देती कि मैं आपसे आपकी कठपुतली नहीं बनूंगी। तो ये बोलकर उन्हें भगा देती है। तो ना कहती है अब लगता है मुझे समझ आ गया कि वो डीएनए रिपोर्ट मुझे किसने भेजा था। साउंड ने भेजा था क्योंकि वो जानता था कि मैं ये देखने के बाद उससे शादी कैंसिल कर दूंगी और मैंने वैसा ही किया था, उसे मैसेज करके शादी कैंसिल करने कहा था। और तब उसने मुझसे सबसे पहले क्या पूछा था जानती हो कि क्या तुम्हारी शादी योंगवा फैमिली के बेटे से हो रही है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी योंगवा फैमिली के बेटे से फिक्स कर दी थी। तब मैंने उसे बताया था कि वो लड़का कितना बुरा है, इसीलिए तब उसने मुझसे कहा था कि शादी तो कल ही होगी। पर हिजू के साथ सीन कट होता है। कुछ देर बाद जब साउंड घर आता है तो उसे पूरा घर कैंडल लाइट से भरा देखता है। तभी हिजू साउंड का गिफ्ट किया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आती है और उसे वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट देती है जैसा साउंड ने शादी करते टाइम हिजू को दिया था, जिसके क्लॉज थे नंबर 1 साउंड का भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकता, नंबर 2 किसी भी वजह से इनका डिवोर्स नहीं हो सकता है, नंबर 3 ये लोग अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस करेंगे और अगर ये क्लॉज तोड़ा तो 2 बिलियन वन की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो वो साउंड को उन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट दिखाती है कि उसने शादी की पहले वाली रात ईना को भेजा था। जो कहती मैंने ईना की जगह नहीं ली थी बल्कि मैं तो स्टार्टिंग से ही तुम्हारी वाइफ थी ना। उसे कहती कि ये सब ठीक होने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगे। साउंड कहता नहीं, ये सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। ये बोलकर से केस करता है। दिन उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। अगले दिन दोजे अपने भाई के एक जूते को आइडेंटिफिकेशन उससे मिलने आता है तो दोजे उससे माफी मांगता है और किडनैपर को ट्रैक करने का एक तरीका बता देता है, क्योंकि किडनैपर जो फर्स्ट यूज करता था उसके प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ दोजे ही करता था। इवन दोज ने ही वो ब्लैक फोन किडनैपर को दिया था तो उसकी लोकेशन पुलिस ट्रैक करने में लगी हुई थी। इधर हिजू और ईना अपने डैड के पास आते हैं जो इन्हें किडनैपर की सच्चाई बता देते हैं। तो ईना पूछती हमारे कार एक्सीडेंट को कवर अप करने के लिए चेयरमैन जानगू के साथ आपने क्या डील किया था, जिससे हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्टर हन चेयरमैन जानगू के सर पे गन ताने हुए थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि हिजू ईना और उसके भाई के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसे चेयरमैन जानगू ने ही कराया था, क्योंकि ईना के भाई ने इनके ग्रैंडसन यानी असली साउंड का चेहरा देख लिया था। चेयरमैन जानगू ने कहा कि तुम तो अपना बेटा खो चुके हो, पर अब क्या तुम अपने पैसे भी ऐसे ही जाने दोगे। तुमने मेरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में बहुत पैसा लगाया है, मुझे मारकर क्या उन्हें वेस्ट करना चाहोगे। और वैसे भी अब तक तुम्हारा बेटा और मेरा ग्रैंडसन आफ्टर लाइफ में एक साथ ही खेल रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया है। तो तभी उन्होंने चेयरमैन बेक गो के साथ वो एग्रीमेंट साइन किया था। इसके मुताबिक मिस्टर हन बेक फैमिली से कुछ भी मांग सकते हैं। पर अब जब इन्हें पता चला कि चेयरमैन जानगू का पोता जिंदा है तो वो गुस्से में अपनी गन लेकर मेमोरियल हाउस पहुंच जाते हैं, जहां आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी के लिए सब लोग आए हुए थे। तो हिजू और ईना भी इनके पीछे पीछे आती है। हिजू साउंड को मैसेज कर देती है मेमोरियल हाउस जल्दी आने के लिए कहती है, पर तभी इधर पुलिस को किडनैपर का लोकेशन मिल जाता है जो कि यही मेमोरियल हाउस का दिखा रहा था। तो मिस्टर हन मिस्टर बेक के ऊपर गन तान देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने कहा था कि उन्होंने उसे मार दिया है, लेकिन वो आज जिंदा घूम रहा है, वो कहाँ है, उसे अभी मेरे सामने लाओ। तभी वहाँ पास ही में एक ब्लास्ट होता
है से यहाँ भगदड़ मच जाती है, पर साउन की मम एकदम नॉर्मल थी क्योंकि उन्होंने यहाँ आते हुए ही अपने बेटे को यहाँ देख लिया था। उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, यानी साउन की माँ अब अपने बेटे के साथ मिल चुकी थी। इधर पुलिस वाले किडनैपर के लोकेशन के बारे में साउन को इन्फॉर्म करते हैं। जब तक साउन यहाँ पहुँच गया था तो वो जल्दी से हिजू को ढूंढने के लिए अंदर आता है, पर उसे हिजू अंदर नहीं मिलती। लेकिन उसे थोड़ी देर में किडनैपर का कॉल आता है जिसने फिर से हिजू को होस्टेज कर लिया था। हिजू के गले पर चाकू रखकर साउन को धमकी देता है हिजू को मारने का और कहता है कि मैं तुझे वैसे ही तड़पाऊंगा जैसा तूने मुझे तड़पते हुए देखा था जब वो बुढ़ा मुझे पानी में डुबाकर मार रहा था। साउन हिजू के फोन का लोकेशन देखकर उसके पीछे आने के लिए रेडी हो रहा था तो उसे कहता है मैं आ रहा हूँ, पर हिजू कहती है मत आओ, इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, बस ये याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलकर गाड़ी को फुल स्पीड में खाई की ओर ले जाती है। इसके साथ ही जोर से एक रेलिंग से टकराने की आवाज आती है और ये फोन बंद हो जाता है। अगले सीन में हमें नदी से उस कार को उठाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन दोनों में से किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ की रेलिंग तोड़कर कार खाई के नीचे बहुत गहरे नदी में गिरी। तो ये पूरा इंसिडेंट न्यूज में आ जाता है। किडनैपर का चेहरा भी रिवील किया जाता है। इसके बाद साउन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता है कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बेक्योन का बेटा और लेट चेयरमैन बेक जानगू का ग्रैंडसन नहीं हूँ। मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी झू है, पर जो एक बात सच है वो यह है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ का नाम है हंग हिजू। इसे उसी आदमी ने किडनैप किया है जो मुझे धमकी दे रहा था। अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। एजे हस्बैंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी ने मेरी वाइफ को या किडनैपर को देखा तो प्लीज रिपोर्ट करिए। मेरी वाइफ का नाम है हंग हिजू और वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। ये बताकर हिजू की फोटो दिखाता है जो देखकर यूरी सावन के कलीग्स, हिजू के कलीग्स सभी लोग शॉक्ड होते हैं। उन्हें हिजू की फिक्र होती है। सावन रोते हुए सर झुकाकर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके साथ ही एपिसोड 10 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।